आओ इस स्टोरी की शुरुआत उन बुलीज की इंट्रोडक्शन से करते हैं जो अब खुद बुली होने वाले हैं। हमारे सामने जो पहला लड़का है वो है जे यंग चल, फिर है इन गूंस का लीडर पार्क कैंगवॉक। ये जेस्टी गधे अपना दिन कमज़ोर स्टूडेंट्स को बुली करने, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने और इस साइकिल को डेली रिपीट करने में बताते हैं। उनका करंट विक्टिम है एक गरीब बच्चा जिसका नाम है डोंगू। लेकिन ये सब बदलने वाला है। रूमर्स फैल रहे हैं एक नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट के बारे में जो स्कूल के हर बुली की धुलाई कर रहा है। उसने हाल ही में कुछ लड़कों को कैफेटेरिया में खाना चुराने की कोशिश करते हुए गिरा दिया। और किस्मत देखो, वही ट्रांसफर स्टूडेंट अभी अभी क्लासरूम में घुसा है जहां ये गधे आज के अपने पहले विक्टिम को पीट रहे थे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसका नाम है डॉयल, और वो अभी स्कूल के सो कॉल्ड बॉस को ढूंढ रहा है। वो सामने खड़े गून की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या तुम बॉस हो? लेकिन सीधा जवाब देने की जगह ये गधा बेकार में अपनी जबान चला देता है। और इस गलती की वजह से उसे एक ऐसा जोरदार स्लैप पड़ता है कि उसका दिमाग खोपड़ी के अंदर स्क्रैम्बल आ जाता है और वो क्रैश होकर जमीन पर गिर जाता है। क्लासरूम की लड़कियां दंग रह जाती हैं। इतना गट्स, इतना प्रेजेंस वाला लड़का। वो सिर्फ सिग्मा नहीं है बल्कि अल्टीमेट गीगा चैट एटीट्यूड को एम्बॉडी करता है। ऊपर से कमबख्त हैंडसम भी है। अभी जो गून गिरा है उसका दोस्त गुस्से में उठ खड़ा होता है। साफ है कि उसे डॉयल का उनके टर्फ में घुसना पसंद नहीं आया। बिना किसी हेजिटेशन के वो नॉन स्टॉप यापिंग शुरू कर देता है। डॉयल की ऑडेसिटी पर सवाल उठाते हुए पूछता है कि क्या डॉयल जानता भी है कि वो किससे पंगा ले रहा है। डॉयल मान लेता है कि नहीं, क्योंकि आखिर वो आज ही ट्रांसफर हुआ है। ये सुनकर गून समझ जाता है कि वर्ड्स काफ़ी नहीं है तो पंच मारने की कोशिश करता है, और यही उसकी बड़ी गलती होती है। डॉयल बीच हवा में उसका गंदा हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगलियां इतनी जोर से ट्विस्ट कर देता है कि वो खून जमा देने वाली चीख निकाल देता है, जैसे किसी ने पीछे से उसकी हड्डी तोड़ दी हो। उंगलियां मरोड़ते हुए डॉयल दोबारा पूछता है, क्या तुम बॉस हो? दर्द बर्दाश्त ना कर पाने वाला गून फटाफट अपने लीडर पार्क कैंगवॉक की तरफ इशारा करता है। जाहिर है कैंगवॉक को अच्छा नहीं लगता कि उसका अंडरलिंग उसे ही अंडर द बस फेंकते, लेकिन वो रिएक्ट कर पाता है इससे पहले डॉयल एक और जोरदार स्लैप मारता है और गून पूरी तरह डाउन हो जाता है। रास्ता साफ होने पर डॉयल पार्क कैंगवॉक की तरफ बढ़ता है और वही सवाल पूछता है, क्या तुम यहाँ स्कूल के बॉस हो? प्रिडिक्टिबली कैंगवॉक भी वही गलती करता है जो उसके लैकी ने की थी, यानी बेकार में जुबान चलाना। तो डॉयल उसे एक जोरदार पंच अक्रॉस द फेस देता है जिससे वो पीछे स्टैगर करता है। हिंट लेने की बजाय ये बदनसीब गधा भी वापस पंच मारने की कोशिश करता है, और ओ बॉय, जिस तरह डॉयल उस पंच को डॉज करता है वो कमबख्त कूल है। अब बारी है डॉयल की। उसके मुक्के कैंगवॉक के चेहरे से परफेक्टली कनेक्ट होते हैं। दूसरा पंच भी अपने निशाने से चूकता नहीं और खत्म करने के लिए वो एक ब्रूटल किक मारता है जिससे कैंगवॉक सीधा खिड़की में जा टकराता है और उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। स्टूडेंट स्टन रह जाते हैं। कैंगवॉक पिटा पड़ा है, चोटल, ब्रूज्ड, और उसका ईगो भी चेहरे की तरह टूट चुका है। काम पूरा कर डॉयल उसी फेरोसिटी से निकल जाता है जैसे वो आया था। डोंगू अभी तक ये सब प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा, कांपती सांसें हेता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ देखेगा। वहीं पीछे बैठी टिकटॉकर लड़की पूरी तरह डॉयल पर फिदा हो चुकी है। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा है कि बाद में लड़का उसे क्लैप करे। बाद में डोंगू डॉयल से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो सारे बुलीज को भी खत्म करे, जैसे उसने क्लासरूम में किया था। लेकिन डॉयल बिना जरूरी कॉम्पेंसेशन के काम करने को तैयार नहीं है। दरअसल कोरिया आए उसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ और वो पूरी तरह ब्रोक है। अगर डोंगू उसकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो फ्री में नहीं होगा। डोंगू आर्ग्यू करता है कि ये राइकियस कॉज है, स्ट्रांग लोगों को वीक को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यही सही है। लेकिन डॉयल उस बकवास को नहीं मानता और ना ही आर्ग्यू करने का टाइम है। उसकी डिमांड सिंपल है, नो मनी नो वर्क। लेकिन डोंगू डेस्परेट है और आखिरी बार प्लीड करता है। वो और उसके दोस्त मिजरी भरी जिंदगी जी रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उन्हें पीटा न जाता हो, और अगर टीचर्स को कंप्लेंट करें तो और ज्यादा बुली होते हैं। डोंगू के लिए हर दिन एक एंडलेस डार्कनेस जैसा है जिसमें कोई लाइट या होप नहीं है। लेकिन कल तक डॉयल को उन बुलीज को ऐसे गिराते देखना जैसे वो कुछ थे ही नहीं। ये पहली बार था जब उसने सालों बाद होप देखी थी, इसलिए वो उसे डेस्परेटली बैक करता है। लेकिन डॉयल अड़ा रहता है। उसे डोंगू की हालत समझ आती है, लेकिन वो साफ करता है कि एक आदमी को सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए और उसके पास खुद के अपने ढेरों प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही डॉयल पैसे की बात करता है, डोंगू को सारे बुलीज याद आते हैं जो उसे सिर्फ पैसे निकालने के लिए पीटते थे, और आखिरकार फ्रस्ट्रेशन में वो एक्सप्लोड कर पड़ता है। तंग आ चुका है सिर्फ पैसों के लिए सताए जाने से। लगता है डॉयल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसे अपनी सर्कमस्टेंसेस एक्सप्लेन करनी पड़ती है। दरअसल डॉयल का बाप दुनिया की सबसे बड़ी किलर ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हेड का हेड है और डॉयल वहीं पैदा और बड़ा हुआ। लेकिन कुछ समय पहले उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया क्योंकि उसका बाप टॉक्सिक गधा था, मिसोजिनी के रास्ते पर चल पड़ा था और उसकी माँ को हमेशा रुलाता था। तो मजबूरन वो और उसका छोटा भाई बहन माँ के साथ कोरिया आ गए बिना अपने बाप से पूछे।
ये सुनकर बाप आग बबूला हो गया और बदले में उनके सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, जिससे वो पूरी तरह कंगाल हो गए। जबकि डॉयल ने प्लान किया था कि कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में रहेगा, वो सपना पैसे ना होने की वजह से बर्बाद हो गया। ये सब कहकर वो निकलने लगता है क्योंकि आज उसकी बर्गर किंग में इंटरव्यू है और वो ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता। जैसे ही वो बोल रहा होता है, वही टिकटॉक की लड़की जो डॉयल पर फिदा है, साइड से सारी बातें सुन रही होती है। डोंगू मीनवाइल श्योर नहीं है कि उसे इस क्रैप पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन ये लड़का मजाक उड़ाने वाला नहीं लगता। रिगार्डलेस, डोंगू उसे 50,000 वॉन ऑफर करता है हर व्यक्ति को गिराने के लिए। ये ऑफर डॉयल को रुकने पर मजबूर कर देता है। डोंगू सोचता है शायद उसने कम दे दिया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के उल्टे डॉयल बिना सोचे जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। मीनवाइल टिकटॉकर वाली अभी भी डॉयल को फैन की तरह देख रही है। बाद में सीन कट होता है एक ग्रुप ऑफ ठग्स पर जो गजीबो के नीचे चिल कर रहे हैं। उन्हें रूमर मिला है कि पाक कैंगवॉक की धुलाई ट्रांसफर स्टूडेंट ने की है। ये फैटी अमेज्ड है कि एक ही ट्रांसफर स्टूडेंट ने पाक कैंगवॉक और उसके 2 लैकीज को अकेले हरा दिया। उसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसका नाम है पाक जुओंग, जूडो क्लब कैप्टन। कैंगवॉक उनके लिए एक अच्छा अंडरलिंग था जो पैसे एक्सटॉर्ट करता था और इस फैटी को टैक्स देता था। लेकिन अब इस फैटी को डर है कि उसकी फैट एस अब पिज्जाज नहीं खा पाएगी क्योंकि उनका पैसा बंद हो गया है। फिर एक और फैटी है जो यही सोचता है, उसका नाम है पाक जूडोंग, वाइस कैप्टन ऑफ द जूडो क्लब। ये दोनों प्लान कर रहे हैं उस ट्रांसफर स्टूडेंट को गिराने का जो अपनी लाइफ में इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन डॉयल खुद उनकी टेरिटरी में वॉक करके पहुंच जाता है ताकि इन गधों से 1-on-1 हो सके। हम देखते हैं डोंगू बोजैक हॉर्समैन मास्क पहनकर छिपा हुआ है। डॉयल फाइट करने से पहले डोंगू उसे फील करता है कि ये बैस्टर्ड्स खतरनाक हैं। कैंगवॉक तो बस उनका अंडरलिंग था, ये असली डील है। ये दोनों साइमन हाई स्कूल के कैपिटल बॉसेस माने जाते हैं। जूडो ट्विंस पाक जुओंग और पाक जूडोंग नेशनल एथलीट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए स्कूल में क्लीन रिकॉर्ड रखते हैं और गंदा काम करवाने के लिए कैंगवॉक को इस्तेमाल करते हैं। अगर कैंगवॉक पैसे ना दे पाए तो ये दोनों उसे भी मार डालते हैं। लेकिन डॉयल के लिए ये इंट्रोडक्शन बेकार है। उसे बस इतना जानना है, क्या ये उसके टारगेट्स हैं। हम ये भी नोटिस करते हैं कि मीना जो डॉयल पर पूरी तरह फिदा है, जूडो ट्विंस के साथ घूम रही है और अभी भी उस पर ऑब्सेस्ड है। वो बार बार अपना रिकॉर्डेड क्लिप देख रही है। उसका नाम है सील मीना और वो क्लियरली ऑब्सेस्ड है। फोन पर फिक्स देखकर जूडोंग क्यूरियस हो जाता है, वो भी देखना चाहता है, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। उसी समय डॉयल रैकिंग बॉल की तरह आता है और सीधा नी स्मैश मारता है जूगोंग के चेहरे पर। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल है कि फैटी लिटरली एक ही हिट में नॉकआउट हो जाता है। दूसरा फैटी जल्दी से डॉयल पर लपकता है, लेकिन डॉयल काम और कंपोज्ड रहता है, जैसे उसे डर ही ना हो। उसका नॉनशलेंट एटीट्यूड फैटी को कंफ्यूज कर देता है। वो सोचता है शायद डॉयल के साथ बैकअप है, लेकिन वो समझ ही पाता इससे पहले उसे एक ऐसा पंच पड़ता है कि उसका खून से भरा नाक टमाटो की तरह फट जाता है। लेकिन बेचारे फैटी के लिए चीजें यहीं नहीं रुकती। डॉयल अपनी टांग लाइटनिंग स्पीड से घुमाता है और सीधा फैटी के छोटे बॉल्स पर मारता है। ये अनगॉडली स्ट्राइक इतनी ओवरवेलमिंग है कि उसकी जिगर लिटरली क्रैक हो जाती है। दर्द इतना इंटेंस है कि उसका सोल ही शरीर छोड़ देता है क्योंकि दर्द अनबेरेबल है। आखिरी हेड पंच के साथ वो वहीं डील सील कर देता है। दूसरी तरफ मीना प्रैक्टिकली खुद को गीला कर रही है। ये सब देखकर वो फिर से अर्ज कंट्रोल नहीं कर पा रही कि डॉयल उसे क्लैप करें। दोनों डाउन हो चुके हैं। डॉयल को 50,000 वॉन मिलता है हर एक के लिए। अगले दिन डॉयल ने ना सिर्फ पैसे बना लिए, बल्कि उसकी रिज और ऑरा ने उसे साइमन हाई स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव का टाइटल दिला दिया। ब्रोशर्स बांटे जा रहे हैं जो बुलीज के लिए साफ वार्निंग है कि नए किंग ऑफ फाइटर्स के खिलाफ जाने वाले अपने डूम से मिलेंगे। डॉयल को डोंगू और उसके दोस्तों ने एक राजा की तरह एस्कॉर्ट किया ताकि उसका इन्फ्लुएंस बढ़े और आईबॉल्स खींचे। डॉयल को इस चाल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब तक उसे पैसे मिल रहे हैं वो फाइन है, और रिकॉर्ड्स के लिए इस परेड के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज भी चाहता है। जैसे ही वो गिनता है कि कितने पैसे मिले, उसने नोटिस किया कि उसे पूरे पैसे नहीं दिए गए, जबकि उसने 4 लोगों को गिराया था, 2 जूडो पिक्स और उनके हेंचमैन। वो सोचता है क्या बाकी 2 काउंट नहीं करते। डोंगू क्लैरिफाई करता है कि उसने सिर्फ जूडो ट्विंस यानी जुओंग और जूडोंग को ही खत्म करने का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन डॉयल किसी क्रैप को सुनने के लिए रेडी नहीं है और डिमांड करता है कि डोंगू उसे और 100,000 वॉन दे। आखिर डोंगू अमीर फैमिली से है तो 200,000 वॉन भी उसके लिए पॉकेट चेंज है। डोंगू अचानक रुकता है और डॉयल से पूछता है कि उसने उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कैसे जाना। डोंगू को समझ आता है कि डॉयल सिर्फ इसलिए उसके पास आया क्योंकि ये गधा जानता था कि वो रिच है। कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए सीन कट होता है पास्ट में, जहां डोंगू के कुछ दोस्त मेंशन करते हैं कि उसका परिवार रिच है, तो डॉयल सिंपली कहता है कि पूरा स्कूल जानता है कि उसका फैमिली रिच है और वैसे भी डोंगू ही पहले उसके पास आया था। ये सब कहते हुए डॉयल डिमांड करता है कि उसे 100,000 वॉन दो और ये अमाउंट परेड के चार्ज में शामिल नहीं है। मजबूरन डोंगू ओके साइन दिखाकर मान जाता है। फिर कट होता है मीना की तरफ जो ब्रोशर को फिर से घूर रही है। लड़के की खूबसूरती की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी दोस्त भी मानती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट सच में हैंडसम है और कोई हैरानी नहीं कि स्कूल की हर लड़की उसके ब्रोशर वाली तस्वीर को घूर रही है। ये सुनकर मीना चिढ़ जाती है और गुस्से से भर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे सारी लड़कियां उसके पति को घूर रही हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती।
वो जल्दी से एक लड़के के हाथ से अपने प्रेमी की तस्वीर छीन लेती है और उसे मौत की धमकी देती है अगर उसने कभी दोबारा उसकी तरफ गंदी नजर डाली तो। मीना एक एक करके क्लासरूम की बाकी लड़कियों से सारे ब्रोशर छीन लेती है। जैसे ही वो सारे ब्रोशर इकट्ठा करती है, उसे अचानक पता चलता है कि उसका एक दोस्त जंगहुन वू उससे बाद में एक पुल के नीचे मिलना चाहता है। हम एक ब्लॉन्ड लड़के जंगहुन वू से मिलते हैं जो चिल हाई स्कूल से है। ये वही अगला टारगेट है जिसे डॉयल को हराना है। इस लड़के का परिचय देते हुए बताया जाता है कि हुनू को साउदर्न सोल का किंग कहा जाता है। फिर इलुंग हाई स्कूल का एक और लड़का है और वो पीजी चल का अभिनस्त है। बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ 12 नेशंस वो बेशक ताकतवर है। डॉयल इस 12 नेशंस के बारे में और जानकारी चाहता है जिसके बारे में डोंगू बात करता है, लेकिन डोंगू उसे याद दिलाता है कि ये किसी और दिन की चर्चा है। फिलहाल उनका मुख्य फोकस जंगहुन वू है क्योंकि इस प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आखिरकार इस कमीने ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार मेजर बॉक्सिंग टूर्नामेंट का चैंपियन बनने की आज़ादी हासिल की है। उसकी बॉडी और इंस्टिंक्ट्स एक आम इंसान से कहीं आगे हैं। यहां तक कि जूडो ट्विंस जिन्होंने इस कमीने से मिलकर लड़ाई की थी वे भी उसके सामने टिक नहीं पाए थे। इसके अलावा जंगहुन वू की सबसे डरावनी बात यह है कि वो स्वभाव से ही क्रूर है। आसान शब्दों में कहें तो अगर ये लड़का किसी को निशाना बना लेता है तो वो सुनिश्चित करता है कि अपने प्रतिद्वंदी को परेशान करे और उसकी हद तक धकेल दे। वो इतना निर्दयी है कि लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन उसके हाथों अपमानित नहीं होना चाहेंगे। और जब वो पागल हो जाता है तो कहना मुश्किल है कि क्या कर डालेगा। एहतियात बरतते हुए डोंगू फैसला करता है कि वो लड़ाई को दूर से देखेगा और अगर हालात बिगड़ते हैं तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करेगा। लेकिन इस कमीने की बकबक खत्म करने से पहले ही डॉयल बाहर निकल चुका होता है और उन लड़कों की धुनाई के लिए तैयार है। फिर हम वापस ह्यूनवू पर आते हैं और मीना भी उसके साथ है। ह्यूनवू ने अभी अभी उसके मेल फ्रेंड्स की बुरी तरह से पिटाई की है क्योंकि उसने समय पर उसकी कॉल नहीं उठाई, लेकिन मीना को इन लड़कों की कोई परवाह नहीं है और वो उन्हें अपना दोस्त मानने से भी इनकार कर देती है। बेचारे लड़के जिन्होंने उसकी वजह से गंभीर मार खाई है वे बस मन ही मन उसे कोस सकते हैं। अब असली वजह पर लौटते हैं जिसकी वजह से उसे बुलाया गया था। ह्यूनवू चाहता है कि वो उसके साथ डेट पर जाए। वो उसे उसके साथ जिंदगी का सबसे अच्छा समय देने का वादा भी करता है, लेकिन लगता है उसकी डेटिंग प्लान्स को रोकना पड़ेगा क्योंकि एक कांच की बोतल सीधे उसकी तरफ आ रही है और इसके लिए जिम्मेदार है डॉयल। ह्यूनवू तुरंत नीचे झुक जाता है और खुद को बचा लेता है, जबकि निशाना चूकने पर डॉयल निराशा में सांस छोड़ता है। अब उसे इस कमीने से लड़ना पड़ेगा जो उसे झंझट लगता है। मीना एक बार फिर डॉयल को देखकर शर्मा जाती है, जबकि ह्यूनवू गुस्से से पागल हो जाता है और पूछता है कि कमीना आखिर है कौन। मीना इस बीच गलतफहमी पाल लेती है कि ये लड़का उसे बचाने आया है। अब तक तो डॉयल भी नोटिस कर लेता है कि ये पागल औरत हमेशा वहां आ जाती है जहां वो जाता है और इसे सिर्फ संयोग कहना बहुत दूर की बात होगी। उसके दिमाग में यही आता है कि वो उसकी मूवमेंट्स पर नज़र रख रही होगी। ऊपर से वो हमेशा अजीब नज़रों से उसे देखती रहती है, इसलिए आखिरकार वो उससे सीधे बात करता है। लड़के का चेहरा पकड़ता है और अपना धमकी साफ कर देता है, जबकि उसे पता नहीं है कि वो है कौन, लेकिन अगर वो उस पर कोई घटिया चाल चली तो वो मरी हुई समझे। लेकिन ये पागल औरत हमारे लड़के के हाथों गला दबाकर मारे जाने के लिए भी तैयार है। वो सीधे उसे करने की इजाज़त दे देती है। ह्यूनवू को मत भूलो जो बिल्कुल गुस्से से पागल है, ये देखकर कि हमारा लड़का उसकी औरत पर हाथ डाल रहा है। गुस्से में वो मुट्ठी कसता है और भगवान जैसी स्पीड से डॉयल पर हमला करता है। जो पंच वो लगाने वाला है वही उसका सिग्नेचर मूव है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि सिर्फ दूर से देख रहे डोंगू की भी अकल उड़ जाती है। लेकिन ह्यूनवू का मोमेंटम अचानक थूक से टूट जाता है। किसी ने उस पर थूका है, जबकि वो अपने चेहरे को उस गंदी चीज से बचाने में सफल रहता है, लेकिन इतना भाग्यशाली नहीं जब डॉयल अपना पैर घुमाकर उसकी कमर में जोरदार किक मारता है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त है कि हुनवू हवा के लिए हाफने लगता है और किक से हक्का बक्का रह जाता है। डॉयल फैसला करता है कि ये एक और वार किया जाए। इस बार उसका इरादा है कि एक स्टूल से इस कमीने का सिर फोड़ दे। बेचारे कमीने के पास आने वाले हमले से बचने का कोई वक्त नहीं है। पहले थूक और अब डॉयल ने अचानक पता नहीं कहां से स्टूल निकाल लिया, लेकिन लगता है स्टूल तो बहुत ध्यान भटकाने का जरिया था। डॉयल इसे सिर्फ कवर के रूप में इस्तेमाल करता है, इससे पहले कि वो एक तबाह कर देने वाला अपरकट मारता। ये ना सिर्फ दर्दनाक है बल्कि अपमानजनक भी है। ह्यूनू अब सच में पागल हो रहा है। अंधे गुस्से में वो बिजली जैसी स्पीड से पंच मारता है, लेकिन पंच बस पास से निकल जाता है क्योंकि डॉयल थोड़ा सा पीछे झुककर उसे आसानी से चकमा दे देता है। हालांकि पंच तेज और सटीक था, लेकिन इतना तेज कि उसने सचमुच डॉयल के बालों के कुचलट उड़ा दिए। डॉयल बिना हिले डुले तुरंत अपनी मुट्ठी कसता है और सीधे ह्यूनवू की कमर में पंच मारता है। वो पंच इतना जबरदस्त है कि ह्यूनवू तुरंत अपनी पसलियों के टूटने का एहसास करता है, लेकिन डॉयल उसे यकीन दिलाता है कि उसकी पसलियां अभी टूटी नहीं हैं। असली नुकसान तब होता है जब वो सीधे उसकी पसलियों पर स्टूल दे मारता है और इस बार सचमुच उसकी पसलियां चटक जाती हैं और उसकी सांस फेफड़ों में अटक जाती है।
कभी इस जगह का किंग कहलाने वाला ये ताकतवर फाइटर अब एक पिटा हुआ पिनियाटा बन गया है। उसके गुंडे वहीं खड़े रह जाते हैं, ये समझ ही नहीं पाते कि अभी क्या हो गया। जिस लड़के को तंग किया जा रहा था वो भी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ यूनू सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब जब डॉयल इस कमीने को अपने मुक्कों से सबक सिखा चुका है तो कहने के लिए बस एक बात बाकी रह जाती है, लेकिन उसे याद ही नहीं रहता कि उसे क्या कहना था। डोंगू ने पुलिस को चेतावनी देने के लिए कहा था कि मासूमों से पंगा मत लो वरना अंजाम भुगतो। चूंकि डॉयल को सही लाइन याद नहीं रहती, इसलिए वो और भी रंगीन कुछ कहने का फैसला करता है, और कहीं ज्यादा खतरनाक। डॉयल अपनी धमकी बिल्कुल साफ कर देता है कि अगर ये कमीना कभी फिर शांति से जीने के बजाय पंगेबाजी करने की हिम्मत करता है या वो अकड़कर दोबारा उसके सामने खड़ा हो गया तो डॉयल कसम खाता है कि वो इस कमीने की हर उस चीज को टुकड़े टुकड़े कर देगा जिसे वो प्यार करता है, और उन्हें चीर फाड़ने के बाद वो हर एक को जान से मार डालेगा। जबकि डोंगू डॉयल द्वारा दी गई जानलेवा धमकी पर हैरान हो रहा है, दूसरी तरफ मीना पूरी तरह से पागल हो रही है। उसके सिर में प्यार के हार्मोन्स फट रहे हैं, वो पूरी तरह से अपना आपा खो रही है। उसकी जिंदगी में अब बस यही चाहत है कि वो उस पर सवार हो जाए। अगला दिन आता है और एक प्राइवेट जिम में गुंडों का एक और ग्रुप वर्कआउट करते हुए अपने शिकार की बेरहमी से पिटाई कर रहा होता है। अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और खबर देता है कि उनके गुर्गे हंगवों की किसी साइमन हाई स्कूल वाले ने बुरी तरह धुनाई की है। जिम के लड़के ये सुनकर खुश नहीं होते। आखिरकार साइमन हाई हायरकी में सबसे नीचे है। यकीन करना मुश्किल है कि वो नीचे वाले अब सीनियर्स के खिलाफ बगावत करने लगे हैं। उनमें इलुंग हाई स्कूल से आयम जोंग बॉम भी है, जो चौथे स्थान पर है। अगले दिन जोंग बॉम साइमन हाई के अपने गुर्गे को इकट्ठा करता है, तैयार इस गैंग की पिटाई करने के लिए जो ह्यूनवू को अस्पताल भेजने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन वो नोटिस करता है कि उनकी संख्या असामान्य रूप से कम है और स्पष्टीकरण मांगता है। कांगवुक समझाता है कि उनके कुछ लड़के कैफेटेरिया में खाना चुराने की कोशिश करते हुए अस्पताल पहुंच गए, लेकिन जोंग बॉम छोटे मोटे लोगों में दिलचस्पी नहीं रखता। वो जूडो ट्विंस के बारे में जानना चाहता है। एक बार फिर कांगवुक बुरी खबर देता है, उनकी गेंदें फट गईं और वे भी अस्पताल में हैं। जोंग बॉम गुस्से से भर जाता है और सीधे कांगवुक की कमर में एक तबाह कर देने वाला पंच मारता है। जोंग बॉम के लिए ये सब कुछ घटिया रिपोर्टिंग है और वो बेवकूफ़ी भरे जोक्स के मूड में नहीं है, लेकिन बेचारा लड़का जोर देता है कि ये सच है। कोई हैरानी नहीं कि जोंग बॉम पूरी कहानी से अनजान है, क्योंकि उसने काफ़ी समय से चेक इन नहीं किया है। हालांकि उसके गुर्गे की जिद उसे और भड़का देती है और वो फिर से उसे थप्पड़ मारने की तैयारी करता है। तभी कांगवुक आखिरकार उगल देता है कि ये सब ट्रांसफर स्टूडेंट ने किया है। उनके गैंग में हाल ही में हुई हर घटना का पता उस खास ट्रांसफर स्टूडेंट तक जाता है। आखिरकार जोंग बॉम का गुस्सा शांत हो जाता है और उसकी जगह जलती हुई जिज्ञासा ले लेती है। अब वो इस नए कमीने से मिलने के लिए मर रहा है जिसने सबको डरा दिया है। इस बीच मीना हमेशा की तरह चोरी छुपे कैफेटेरिया में डॉयल का खाते हुए वीडियो बना रही होती है। वीडियो में वो नोटिस करता है और जोर से कैमरा बंद कर देता है। फिर फोकस क्लासरूम पर शिफ्ट होता है जहां वो बैठी है। टीचर फिल्म क्लब के लिए संभावित उम्मीदवार ढूंढ रहा होता है। जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, स्टूडेंट्स तेजी से हाथ उठाते हैं, शामिल होने के लिए उत्सुक। टीचर उनकी उत्सुकता से खुश है, मानकर कि फिल्म क्लब पॉपुलर होगा। हालांकि मीना की बिल्कुल उल्टी प्रतिक्रिया होती है। वो सोच भी नहीं सकती कि जो बुकवर्म्स आमतौर पर किताबों में गड़े रहते हैं वो अचानक रुचि दिखाने लगे हैं। उसने पहले ही खुद को अपने जीवन के प्यार के साथ चलते हुए कल्पना कर लिया है। फिल्म क्लब सभी एक्टिविटी क्लब्स में बहुत सम्मानित है और वो किसी और लड़की को स्पॉटलाइट लेने नहीं देगी। इस बीच कहीं स्कूल में डॉयल भी मीना के बारे में सोच रहा होता है। वो जिज्ञासु है कि वो हमेशा उसका पीछा क्यों करती है और समझना चाहता है कि उसका मामला क्या है। डोंगू के पास बस इतनी जानकारी है कि वो शिनलिम डोंग में पैदा हुई थी। चूंकि डॉयल ने उसे पहले कभी अपने अतीत में नहीं देखा, वो शक करने लगता है कि शायद वो उसके पिता द्वारा भेजी गई जासूस हो। डोंगू विषय बदलता है और पूछता है कि डॉयल किस क्लब में शामिल होने की योजना बना रहा है। जवाब में डॉयल एनिमे क्लब में दिलचस्पी दिखाता है। जाहिर है ये डोंगू को बिल्कुल समझ नहीं आता। एनिमे क्लब तो ओटाकुओं का पवित्र स्थान है, जबकि डॉयल एक सामान्य ओटाकू के बिल्कुल विपरीत है। तभी जोंग बॉम अपने गुर्गों के साथ पहुंचता है। दूर से हमारा लड़का देखकर कांगवुक कन्फर्म करता है कि वही ट्रांसफर स्टूडेंट है जो जूडो ट्विंस की गेंदें फोड़ चुका है। जोंग बॉम और भी ज्यादा चिढ़ जाता है कि उसका बेवकूफ़ गुर्गा बार बार गेंदों का जिक्र कर रहा है। ये अजीब लगता है। फिर भी जोंग बॉम डॉयल पर ध्यान केंद्रित करता है। वो आगे बढ़ता है और उसका एंटूराज उसके पीछे पीछे चलता है, जबकि डोंगू अभी भी एनीमे क्लब की एक्टिविटीज़ पर बकबक कर रहा होता है। डॉयल अचानक गुंडों को देखता है और बिना देर किए चीते की फुर्ती से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। कांगवुक डॉयल को सीधे अपनी तरफ दौड़ता देखकर डर के मारे कांपने लगता है। जबकि वो जानता था कि ये कमीना पागल है, उसे अंदाजा नहीं था कि ये इतना पागल है। भेड़ को अपनी तरफ दौड़ता देख जोंग बॉम जल्दी से स्टांस लेता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो पहल करता है और पहले पंच मारता है, लेकिन उसका पंच निशाना चूक जाता है। वो फिर कोशिश करता है, लेकिन डॉयल आसानी से निंजा मूव से बच जाता है। जोंग बॉम पूरी तरह से हैरान रह जाता है। आखिर इसने उन्हें नज़रअंदाज क्यों किया और आगे भाग गया? जवाब साफ हो जाता है जब हम दूर मीना को देखते हैं।
डॉयल अपनी अचानक मौजूदगी से उसे चौंका देता है, जिससे वो घबरा जाती है। उसके हाथ में पकड़े सारे ब्रोशर हवा में उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसे ज़मीन पर गिराकर उसके ऊपर आ जाता है। रोमांटिक इनकाउंटर जैसे किसी ड्रामा से निकली हो उस पागल औरत के लिए डॉयल स्ट्रिक्टली बिजनेस है। वो अपनी इंटेरोगेशन शुरू करता है ये जानने की डिमांड करते हुए कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है और लगातार उसकी फोटोज क्यों ले रही है। इसके अलावा वो ये भी जानना चाहता है कि क्या उसके पिता ने उसे ट्रेल करने के लिए भेजा है। बेशक ये स्ट्रक औरत पूरी तरह से सिचुएशन को गलत समझती है, ये मानकर के डॉयल इसे अपने फैमिली से मिलवाने की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच जैंग बॉम्ब को मत भूलिए, जो पूरी तरह से इन्फ्यूरिएटेड दिखता है। ऐसे इग्नोर होने के बाद वो बंदा डॉयल की तरफ डैश करता है, उसका सिर स्मैश करने की कोशिश में। लेकिन हमारा लड़का क्विक है, स्प्लिट सेकंड में वो उस कमीने की लेग पकड़ लेता है और उसे पुश कर देता है। ऐसा लगता है कि आखिरकार जैंग बॉम्ब ने डॉयल का अटेंशन पा लिया है और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। वो थग एक पंच स्विंग करता है, लेकिन डॉयल डक करके उसे एफर्टलेसली अवॉइड कर देता है। जैंग बॉम्ब हार मानने से इनकार करता है। एक के बाद एक ब्लो वो लगातार अपनी बराज ऑफ अटैक्स जारी रखता है। उसकी कोशिशों के बावजूद एक भी हिट कनेक्ट नहीं होता। दूसरी ओर डॉयल डिसाइड करता है कि अब रिटेलिएशन का समय है, एक पंच के साथ। लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान्स हैं। जैसे ही वो स्ट्राइक करने वाला होता है, साइमन हाई स्कूल का स्टूडेंट हेड फाइट को रोकने के लिए इंटरवीन करता है। उसका नाम वैंग डुअल है और वो उन्हें नॉक इट ऑफ करने का आदेश देता है। जॉन्ग बॉम्ब इस बूमर को पार्टी क्रैश करते हुए देखकर बिल्कुल थ्रिल्ड नहीं है। फिर भी वो सिगरेट लाइट करता है, लेकिन डॉयल को कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग देते हुए एक फाइनल थ्रेट फेंकने से पहले नहीं जाता, ये कहते हुए कि कल उसे भुगतना पड़ेगा। वो अपने लैकीज के साथ वहां से चला जाता है। फिर डॉयल कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो लिटरली योंग बम के सिर पर स्टूडेंट हेड के सामने स्मैश कर देता है और वो सिंगल हेड बेचारे को बेहोश करने के लिए काफी है। साइडलाइन पर कैंगवुक बुलेट्स की तरह स्वेटिंग करने लगता है, ये कन्विंस्ड होकर कि डॉयल ने जोंगबंग पर अटैक करके अपनी खुद की ग्रेव खोद ली है। यहां तक कि डोंगू भी, जो लिटरली डॉयल को ये जॉब करने के लिए पे कर रहा था, पूरी तरह से ऑ में रह जाता है। उसकी नज़र में डॉयल ने अभी तक किसी मिड लेवल बॉस का भी सामना नहीं किया और अब उसने रियल बॉस का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया है। फिर हम एक शेडी अपार्टमेंट में कट करते हैं, जहां एक टैटूड आदमी अपने विक्टिम्स को हेल की तरह टॉर्चर कर रहा है। उसकी टॉर्मेंट सेशन अचानक इंटरप्ट हो जाती है जब उसका फोन रिंग करता है जैंग बम की पिटाई की न्यूज़ लेकर। यह आदमी आइलियोंग हाई स्कूल से है और उसका नाम आई एम जोंगचॉन है। आखिरकार हमें इनफेमस ग्रुप के बारे में पता चलता है जिसे 12 नेशंस कहा जाता है। वे कंट्री के 12 सबसे फियर्ड डिलिंक्वेंट्स हैं जो अपने ब्रुटैलिटी के लिए नोटोरियस हैं। लेकिन डॉयल के लिए 12 नेशंस बस थग्स का एक झुंड है। वो समझ नहीं पाता कि लोग उनका इतना बड़ा डील क्यों बनाते हैं। अभी उन 12 थग्स से भी बुरा कुछ है, पनिशमेंट जिससे वो इस वक्त डील कर रहा है। वैंग डुअल की वजह से उसे पूरे हफ्ते बाथरूम्स मॉप करना पड़ रहा है। उसकी पनिशमेंट को ओवरसी करने वाला टीचर सीक्रेटली इस टर्न ऑफ इवेंट्स से प्लीज्ड है, खुश है कि ये एरोगेंट ट्रांसफर स्टूडेंट डिसिप्लिन का टेस्ट चख रहा है। इस बीच डोंगू अपनी पूरी कोशिश कर रहा है डॉयल को कन्विंस करने की कि 12 नेशंस को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। योंगबैम पर हाथ डालकर डॉयल ने उन्हें प्रवोक कर दिया है और अब आइलियोंग हाई स्कूल उसके पीछे आएगा। आइलोंग रूथलेस है, वे चुपचाप नहीं बैठते जब उनके किसी का खून बहता है। लेकिन डॉयल इंप्रेस्ड नहीं है। उसकी नज़र में कोई भी ट्रूली रूथलेस नहीं है जब तक उन्होंने किसी का आर्म या लेग नहीं काटा। इसके अलावा वही लोग थे जो उसके पास आए और फाइट शुरू की। फिर भी वो आंशिक रूप से डोंगू को ब्लेम करता है उसे इस मैस में डालने के लिए। आखिरकार वही डोंगू था जिसने चाहा था कि इन बुलीज को नीचे लाया जाए। अब ये पूरी सिचुएशन सचमुच डॉयल की स्किन के नीचे क्रॉल करने लगी है। वो इस नॉनसेंस से तंग आ चुका है, इतना तंग कि उसने ऑल टुगेदर क्विट करने का डिसाइड कर लिया है। वो पार्ट टाइम जॉब करना और असली पैसा कमाना पसंद करेगा, बजाय इसके कि इन एंडलेस फाइट से डील करे। डोंगो इस डिसीजन से खुश नहीं है। वो डॉयल को याद दिलाता है कि उसे किसी भी पार्ट टाइम जॉब से कहीं ज़्यादा पे किया जा रहा है, ऊपर से सेवरेंस पे भी है जो स्वीट चेरी ऑन द टॉप है। लेकिन डॉयल अनमूव्ड है। वो डोंगू को गेट लॉस्ट कह देता है। कोई ऑप्शन ना बचने पर डोंगू इवेंचुअली चला जाता है। जब वो सड़क पर चलता है तो उसे याद आता है कि एक बुली ने उसे स्लैप किया था। उस वक्त डोंगू ने बस ग्लेयर बैक किया था और जब उस बुली को एहसास हुआ कि अब डोंगू डॉयल से एफिलिएटेड है तो वो जल्दी से स्वेटिंग करने लगा और रिकॉन्साइल करने की कोशिश करने लगा। अब डोंगू को लगता है कि उसकी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस के दिन खत्म हो गए हैं। उसे उस हेलिश लाइफ में लौटना पड़ेगा जिसे वो इन सभी सालों से जानता है। उसे वे ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ जॉय याद आते हैं जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिता सका, जो भी करना चाहे बिना किसी के उसे बॉसिंग करने के, पैसे एक्सटॉर्ट करने के या बेवजह पीटने के। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं बची है सिवाय उस हेल को फिर से एम्ब्रेस करने के। जैसे ही वो चलता है अचानक एक मिस्टीरियस डूड प्रकट होता है, उसके शोल्डर पर आर्म्स लिंक करते हुए, जैसे कि वे बेस्ट फ्रेंड्स हों। डोंगू को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आदमी कौन है, लेकिन स्ट्रेंजर क्लियरली उसे जानता है। वो डोंगू को डॉयल का रूमर्ड फ्रेंड पहचानता है। अब तक डोंगू जान चुका है कि उसके लिए चीज़ें बहुत बुरी टर्न लेने वाली हैं।
तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये मैनवा एक्सप्लेन पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं इसका अगला पार्ट भी लाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सो स्टे ट्यून्ड। उसी आदमी ने डोंगू को जोंग बॉम्ब के पास खींचकर लाया, जो तुरंत ही डॉयल के ठिकाने के बारे में उससे पूछताछ शुरू कर देता है। लेकिन डोंगू जोर देकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। उसका जवाब जोंग बॉम्ब को और चिढ़ा देता है, तो बिना देर किए वो डोंगू के चेहरे पर जोरदार किक मारता है, जिससे उसकी नाक से खून फूट पड़ता है और उसके चश्मे उड़ जाते हैं। जोंग बॉम्ब सिर्फ यही मांग करता है कि वो एक सिंपल फ़ोन कॉल करे और उस हरामी को यहाँ बुला ले। कांपता हुआ डोंगू जल्दी से एक नंबर डायल करता है, लेकिन डॉयल की जगह वो हेल्पलाइन नंबर डायल कर देता है। लाल जैकेट वाला आदमी ये नोटिस करता है और तुरंत ही बेचारे डोंगू की जान की धमकी देता है। अपनी गलती का एहसास होते ही वे उसे फिर से बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। उसे तब तक पस्त करते रहते हैं जब तक कि वो एक वफादार ओबीडियंट डॉग की तरह सहने को मजबूर नहीं हो जाता। इसी बीच हम कट करते हैं डॉयल की तरफ, जो बर्गर किंग में पार्ट टाइम जॉब इंटरव्यू दे रहा होता है, जबकि उसका पूर्व एम्प्लॉयर अपनी जिंदगी की सबसे बुरी पिटाई खा रहा होता है। इंटरव्यूअर डॉयल से उसके हॉबीज और किसी स्पेशल स्किल्स के बारे में पूछता है। डॉयल के पास पार्ट टाइम जॉब्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो बताता है कि उसे क्लोज कॉम्बैट और डैगर्स फेंकना आता है। हालांकि इंटरव्यूअर उसे गलत सुन लेता है और पूछता है कि वो स्वैगर क्यों फेंकना चाहेगा। डॉयल साफ करता है कि उसने थ्रोइंग डैगर्स कहा था। ये सुनकर इंटरव्यूअर को यकीन हो जाता है कि डॉयल पागल है। हालांकि पहली नज़र में वो बिल्कुल नॉर्मल लगा था, फिर भी इंटरव्यूअर मानता है कि डॉयल की स्किल इंटरेस्टिंग है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं जो डैगर्स फेंक सके। वो संदेह जताता है कि डॉयल किसी भी रेस्टोरेंट पोजीशन के लिए अच्छा फिट होगा। तभी दो मसल वाले आदमी रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। उनमें से एक पेट पकड़कर दर्द से कराह रहा होता है। वो कहता है कि इस जगह का बर्गर खाने से उसका पेट खराब हो गया। उसने एक रैंडम बर्गर की फोटो भी दिखाई और दावा किया कि ये इसी रेस्टोरेंट का है। फोटो में साफ दिखाई देता है कि बर्गर के अंदर कॉकरोच है, जो इस बात का सबूत है कि खाना टॉक्सिक है। ये सुनकर दूसरे कस्टमर्स जो अब तक शांति से खाना खा रहे थे, वे भी अपना खाना चेक करने लगते हैं कि दावे में सच्चाई है या नहीं। लेकिन यह सिर्फ एक हार्मलेस ऑलिव निकलता है। शॉप ओनर उस गुस्सैल आदमी को शांत करने की कोशिश करता है और अनावश्यक झगड़े से बचने के लिए सभ्यता बनाए रखता है, लेकिन वो आदमी सुनने से इनकार करता है और बार बार चिल्लाता है कि घटिया बर्गर ने उसका पेट खराब कर दिया। तभी डॉयल कैजुअली उसके पास से गुजरते हुए चुपचाप उसके कंधे से टकरा जाता है। गुस्से से भरा आदमी उसे घूरता है, लेकिन डॉयल बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। इसी दौरान हम फिर से कट करते हैं उस ग्रुप की ओर जो डोंगू से पूछताछ कर रहे थे। वे उसका फ़ोन चेक करते हैं और जल्दी ही समझ जाते हैं कि डोंगू के पास डॉयल का नंबर ही नहीं है, साफ सबूत कि वे दोस्त नहीं हैं। जोंग बॉम्ब डॉयल को ट्रैक करने में प्रगति की कमी से परेशान हो जाता है। वे इतने समय से स्कूल के मेन गेट के बाहर खड़ा था, फिर भी किसी तरह वे डॉयल को नोटिस करने में नाकाम रहे। चिढ़कर जोंग बॉम्ब फिर से डोंगू पर ध्यान देता है। एक आखिरी किक देने के बाद वे अपने गुंडों के साथ चला जाता है। फिर हम शिफ्ट करते हैं इलगोंग हाई स्कूल के बुलीज की ओर और उनके लीडर आई एम जोंग चैन पर। उसके बगल में उसका साथी चॉय ह्यो चांग खड़ा होता है। वे उन दो दोस्तों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो सबके लिए बर्गर किंग से खाना लाने गए थे, लेकिन अब तक लौटे नहीं हैं, तो वे उन्हें चेक करने का फैसला करते हैं। अब जब वे बर्गर किंग के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी बिना जाने डॉयल उनसे टकरा जाता है, लेकिन चूंकि वे डॉयल को चेहरे से नहीं पहचानते, इसलिए वे सीधे आगे निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट में घुसते ही वे देखते हैं कि उनके दोनों दोस्त जो खाना लाने गए थे अब जमीन पर पिटे हुए पड़े हैं। जाहिर है जोंग चैन को अपने लैकी को इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता। वे जल्दी से रूम स्कैन करता है ताकि उस आदमी को ढूंढ सके जिसने ये किया होगा, लेकिन अपराधी वहां नहीं होता। तभी जोंग चैन को वो आदमी याद आता है जिससे वो बर्गर किंग के बाहर टकराया था और जिसकी शर्ट पर खून के दाग थे। तो वे तुरंत अपने लैकी को आदेश देता है कि साइमन हाई यूनिफॉर्म पहने हुए लड़के को पकड़ लो जो अभी उन्हें पार करके गया है। आदेश की अर्जेंसी दिखाने के लिए वो ये बात जोर जोर से चिल्लाता है। फिर हम कट करते हैं डॉयल की ओर जो सड़क पर कैजुअली टहल रहा होता है। सोच रहा है कि उसने इस महीने का सारा पैसा खर्च कर दिया है। अगर उसे पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाए तो उसे अगला महीना आने तक सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए उसे किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उसे अपफ्रंट पे करे। और अपफ्रंट पेमेंट की बात हो तो सिर्फ एक ही आदमी दिमाग में आता है, डोंगू, जो किस्मत से ठीक उसके सामने खड़ा होता है। लगता है डोंगू जानबूझकर बर्गर किंग की ओर जा रहा था ताकि डॉयल को चेक कर सके और उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। इससे पहले कि डॉयल उसके भारी चोटों के बारे में पूछ पाए, वही कमीने वहां धमकते हैं। मोटा खुद को इलगोंग का चॉय ह्योचांग बताकर डॉयल से बात सुनने की मांग करता है। वे अपनी घटिया जबान से चिल्लाता रहता है और हमारे लड़के को बुलाने का आदेश देता है। हालात बिगड़ने से पहले डॉयल डोंगू से कन्फर्म करना चाहता है कि क्या 50,000 वॉन पर पर्सन का ऑफर अभी भी टेबल पर है। ये सुनकर डोंगू मुस्कुराता है। हालांकि वो साफ कर देता है कि कोई
एक्स्ट्रा पेन नहीं होगी। इस बीच मोटा कमीना अधीर और चिढ़ा हुआ है कि डॉयल उसे इग्नोर कर रहा है, तो वे उस पर झपट पड़ता है, लेकिन डॉयल उसे ज़मीन पर स्लैम डंक कर देता है। टक्कर इतनी ज़ोरदार होती है कि हालत और ख़राब हो जाती है जब डॉयल बेरहमी से एक के बाद एक पंच उसके चेहरे पर बरसाता है। मोटे के साथ आए गुंडों की रूह कांप जाती है, जबकि मेरा लड़का फ्रिज के अंदर खीरे की तरह कूल बना रहता है और इस एक्शन डिस्प्ले के लिए वो डोंगू से परफॉर्मेंस बोनस की मांग भी करता है। बाद में उन गुंडों का हिसाब निपटाने के बाद दोनों साथ बैठकर नूडल्स खाते हैं, जहां डॉयल एक बार फिर से डोंगू को परफॉर्मेंस बोनस की याद दिलाता है। फिर वे बेखौफ होकर 5 मिलियन वॉन की मांग करता है, वादा करता है कि इसके बदले वो 1 हफ्ते में इलगोंग हाई को तबाह कर देगा। ये सुनकर डोंगू हंस पड़ता है जैसे डॉयल ने कोई मज़ेदार मॉम जोक सुना हो। सबसे पहले डोंगू जानना चाहता है कि उसे इतना पैसा आखिर क्यों चाहिए। डॉयल वही पुरानी कहानी दोहराता है कि उसके पिता ने उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, और पहले की तरह डोंगू को ये बात अभी भी मानना मुश्किल लगता है। डॉयल भी बदले में एक सवाल पूछना चाहता है। वो जानना चाहता है कि डोंगू इतनी मिजरेबल लाइफ क्यों जीता है। आखिरकार वह एक रिच फैमिली से आता है और उसके पास सब कुछ है, तो वह हमेशा पिटाई क्यों खाता फिरता है। डॉयल पहले ही डोंगू के फैमिली के बारे में पता लगा चुका है, और वे सच में मजाक नहीं है। डोंगू को बस किसी प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर करना है जहां बुलीज ना हो। फिर डोंगू के पेरेंट्स क्यों चिंतित महसूस करते हैं जब वे अपने बेटे को बुरी हालत में देखते हैं। खैर, डोंगू बताता है कि वे दोनों इस वक्त कंट्री से बाहर हैं। आखिरकार डॉयल टेकआउट फूड पैक करके निकलने की तैयारी करता है। अलविदा कहने के बाद डॉयल अपनी राह पर होता है, तभी उसकी मुलाकात फिर से उसी नटकेस मीना से होती है। फिर हम कट करते हैं जोंगचान पर, जो अपने लड़की को बुरी तरह पीटा हुआ देख रहा होता है। भाई पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है और तुरंत ही कांगवुक का नंबर डायल करता है। कांगवुक टॉयलेट सीट पर बैठा होता है जब उसे फ़ोन कॉल आती है, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। हमें सोल के 3 सबसे वर्स्ट डेलिंक्वेंट स्कूल्स में से एक की और जानकारी मिलती है। वे सोल के साउथ वेस्ट रीजन को कंट्रोल करते हैं और इस स्कूल का नाम ईलंग हाई है। कुछ स्टूडेंट्स फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से एनरोल करते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर के पास जुवेनाइल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं या वे पूरी तरह नट केसेस होते हैं जो रेगुलर स्कूल्स में एनरोल नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसे वर्स्ट स्कूल एवर कहा जाता है। हालात इतने बुरे हैं कि स्टूडेंट स्कूल के अंदर स्मोकिंग करते दिख जाते हैं। वास्तव में स्कूल में स्मोकिंग एरिया तक डेजिग्नेटेड है, जहां सारे स्टूडेंट्स टाइम पास करते हैं और टीचर्स पूरी तरह स्टूडेंट्स के कंट्रोल में हैं। वे ब्राइब स्वीकार करते हैं और स्कूल के अंदर हो रही इल्लीगल एक्टिविटीज़ पर आंख मूंद लेते हैं। यहां तक कि यह अफवाह भी है कि प्रिंसिपल खुद एक फॉर्मर गैंगस्टर है। लेकिन ईलंग हाई की सबसे बड़ी समस्या है पीजी चौल नाम का लड़का, जो 12 नेशंस का मेंबर है। लंबे समय तक ईलंग हाई कई फैक्शंस में बटा रहा, लेकिन जियोल ने शेयर स्कैन से उन सबको एकजुट कर दिया। आजकल वो बाइक थेफ्ट्स, इंश्योरेंस फ्रॉड, रेस्टोरेंट से एक्सटॉर्शन, थ्रेड्स और यहां तक कि मर्डर जैसी क्राइम्स को भी ओवरसी करता है। हम ये सब ईलंग हाई के बाहर खड़े होकर जानते हैं, क्योंकि डॉयल जगह पर रेड करने वाला है। वो लिटरल राइफल के साथ आर्म्ड है। गूफी डोंगू फिर से अपना LG TV डोंकी मास्क पहन रहा है। फ्लैशी मास्क से ज्यादा डोंगू उस मैसिव गन से परेशान है जो डॉयल पकड़े हुए है। डॉयल उसे भरोसा दिलाता है कि इसमें सिर्फ रबर बुलेट्स भरी हैं। आखिरकार ह्यूमन बॉडीज एक्सपेंडेबल रिसोर्स हैं, जितना उन्हें प्रिजर्व करोगे उतना अच्छा। आगे बढ़ते हुए डोंगू एक बार फिर डॉयल को रोकने की कोशिश करता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईलंग हाई में वायलेंस की रिपोर्ट्स इतनी फ्रीक्वेंट हैं कि अगर कोई पुलिस को कॉल करे तो वे हंस देंगे, लेकिन ये बात डॉयल को डराने के बजाय राहत देती है। ये उसके पक्ष में काम करती है। लेकिन डॉयल की अनसेटलिंग कामनेस डोंगू को और चिंतित कर देती है। जल्द ही वे 2 स्टूडेंट से टकराते हैं। डॉयल तुरंत पूछता है क्या उनमें से कोई जियोल है, लेकिन सिंपल जवाब देने के बजाय वो कमीने एग्रेसिव एक्ट करने लगते हैं। और जैसा उम्मीद थी, डॉयल के पास अननेसेसरी यापिंग के लिए पेशेंस नहीं है। बिना हिचकिचाए वो उनमें से एक के चेहरे पर रबर बुलेट शूट कर देता है। घायल दोस्त के बगल में खड़ा दूसरा स्टूडेंट पंच मारने दौड़ता है, लेकिन डॉयल आसानी से उसे एक वेल प्लेस्ड किक से निपटा देता है। इतना ही नहीं, वो उस कमीने के पैर में भी गोली मारता है, फिर गन को मेले वेपन की तरह इस्तेमाल करके उसके कंधे पर पटक देता है, जिससे उसका कॉलर बोन टूट जाता है। बेचारा सिर्फ जमीन पर कढ़ा सकता है, जबकि डॉयल रीपर की तरह उसके ऊपर खड़ा होकर मांग करता है कि वो तुरंत जियोल को यहां लेकर आए। इसी बीच हम कट करते हैं जुंग बॉम्ब पर, जो अब भी अपनी सोर नेक सहला रहा है, जो डॉयल ने पहले मारा था। इस वक्त वो अपनी यूजुअल ड्यूटी स्टूडेंट से रैंसम मनी इकट्ठा कर रहा होता है। अचानक उसका रेड जैकेट वाला दोस्त भागता हुआ आता है और हाँफते हुए रिपोर्ट करता है कि साइमन हाई का हरामी यहाँ है। स्वाभाविक है, ये सुनकर योंग बॉम्ब की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अभी उसी के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर कांगवुक पिटा हुआ और चोटों से भरा दिखता है और जोंगचान उससे ग्रिल कर रहा होता है। इससे पहले कि जोंगचान उसे और पीटे, उसे अपने लैकी से फ़ोन कॉल आती है कि उनके टर्फ में कोई स्पाई गन लेकर घूम रहा है। आखिर पीजी चोल एक लड़का है, लड़की नहीं। डॉयल लेकिन डोंगू को दोष देता है कि उसने ये पहले क्यों नहीं बताया। तभी डॉयल आखिरकार किसी काम के इंसान को नोटिस करता है, और वो है यंग बम। लड़का समवॉट एडमायर करता है कि डॉयल में हिम्मत थी सीधे टाइगर्स डेन में चलकर आने की,
लेकिन ये सो कॉल्ड टाइगर्स तब कांपने लगते हैं जब डॉयल ट्रिगर पर हाथ रखता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि डॉयल की बुलेट्स खत्म हो चुके थे। मजाक और ह्यूमिलिएशन महसूस करते हुए जोंग बॉम्ब फिर से गुस्से में डॉयल पर चार्ज करता है, लेकिन उसका स्विंग बेकार साबित होता है। तभी वो नोटिस करता है कि डॉयल अपनी कोट के अंदर हाथ डाल रहा है, शायद दूसरा वेपन निकालने के लिए, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन होता है। अगले ही पल वो अपने पेट में नी स्मैश खाकर दर्द से दोगुना होकर गिर जाता है। इसी बीच इलुंगहाई के एनेक्स बिल्डिंग में कुछ टीचर्स दर्जनों पिटे हुए स्टूडेंट्स को जमीन पर देखते हैं। नए टीचर में से एक डर के मारे पुलिस को कॉल करने का सुझाव देती है, लेकिन उसके बगल में खड़ा सीनियर टीचर इस विचार को डिसमिस कर देता है क्योंकि ये इलुंगहाई का नॉर्मल डे है। रिपोर्ट करने पर भी पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ऊपर से प्रिंसिपल ने स्टाफ को साफ आदेश दिए हैं कि स्टूडेंट अफेयर्स में न पड़ें क्योंकि दखल देने से हालात और बिगड़ते हैं। फिर भी ये वेटरन टीचर मानता है कि आज की स्थिति अभूतपूर्व है। उसने ऐसा कुछ पीजी चोल इंसिडेंट के बाद कभी नहीं देखा। ऊपर से सीसीटीवी कैमरास भी डाउन हैं और फोन सिग्नल्स तक जैम्ड है। कुछ अजीब हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहा क्यों। फिर हम कट करते हैं एक जैक्ड अप आदमी पर जो आसानी से 200 किलो बेंच प्रेस कर रहा होता है और उसके लैकीज ऑ में देखते हैं। प्रोटीन शेक पीने के बाद वो अंततः अपने सामने खड़े लैकी को एक्नॉलेज करता है और पूछता है वे यहाँ क्यों हैं। उनमें से एक जल्दी से हायर अप्स का मैसेज देता है कि सभी एग्जीक्यूटिव्स को तुरंत स्कूल रिपोर्ट करना है क्योंकि एक स्पाई ने उनके टर्फ में घुसपैठ की है। ये हल्किंग फिगर पार्क गिंगू हैं। योंगबम के पास्ट में झांकते हुए यंग प्रोडिजी को उसके सभी कोचेस सराहते थे। उसने सबको पीटा था और क्रू में सबसे मीनेस्ट किड था। 6 लोगों को एक साथ हराकर उसने सबको हैरान कर दिया था। कहा जा सकता है कि वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट और फाइटिंग एबिलिटी से ब्लेस्ड था जो सबको इंप्रेस करता था। वो टैलेंट की परिभाषा था। जोंग बॉम्ब अपने मिडिल स्कूल लाइफ में मेनेस बनकर बढ़ा हुआ। जिसने भी उसके बराबरी की कोशिश की वो क्रशिंग डिफीट का शिकार हुआ। जोंग बॉम्ब में डिस्टिंक्ट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और वो कमजोरों को वर्म्स की तरह ट्रीट करता था, जैसे वो ऐसी दुनिया में जी रहा हो जहां सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट पर हुकूमत करेगा। और वो उन लोगों को यातना देने में मजा लेता था जो उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। जोंग बॉम्ब की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी जब तक कि उसने मॉन्स्टर डॉयल से मुलाकात नहीं की। डॉयल ने आसानी से उसके पंचेस डॉज किए और इमेंस स्पीड से उसे ह्यूमिलिएटिंग तरीके से हराया। जोंग बॉम्ब इतना पिस्ट कभी नहीं हुआ था। गुस्से में उसने एक और स्ट्राइक मारा, लेकिन उसके पंचेस फेल हो रहे थे। जवाब में उसका ओपोनेंट उसे सबसे ह्यूमिलिएटिंग तरीके से रियलिटी चेक देता है। डॉयल झाड़ू से उसका चेहरा मारता है और कैजुअली पंचेस और रीच के फर्क की ओर इशारा करता है। पैरों पर फिसलते हुए एरोगेंट योंग बॉम्ब खून पहुंचता है और अपनी आंखों के सामने हो रही रियलिटी को डिनाई करता है। फ्रस्ट्रेट होकर वो नीचे से एक और शार्प हुक मारता है, लेकिन ओपोनेंट प्रिसिजन के साथ डक करता है और पावरफुल अपरकट लौटाता है जो उसे पूरी तरह नॉकआउट कर देता है। योंग बॉम्ब का सैंडल उड़कर दूर चला जाता है। ह्यूमिलिएशन बढ़ाने के लिए डॉयल तेजी से किक करने आता है। किस्मत से योंग बॉम्ब डॉज कर लेता है, लेकिन वो अब भी समझ नहीं पा रहा कि उसका मॉन्स्ट्रस ओपोनेंट इतनी जल्दी कैसे प्रकट हो गया। ये लड़का जो एक नोबॉडी था और जिसे कोई जानता तक नहीं था, वो उसे बेरहमी से पीट रहा था। डॉयल ने बिना रहम के सॉकर किक मारा जिससे जोंग बॉम्ब की हड्डियां कांप गईं। वजह साफ थी, अगर वो किक उसकी जॉ पर लगता तो वो सीधा मर जाता। डॉयल उसकी स्पीड को एक्नॉलेज करता है और बॉल्ड हेड को उसकी बात याद दिलाता है। डॉयल जोर देता है कि कोई भी प्लीडिंग उसे डिजर्व्ड बीटिंग से नहीं बचा पाएगी। ये सब देख डोंगू के पास शब्द नहीं बचते। डॉयल सोचता है कि उसे पनिशमेंट कम करनी चाहिए, लेकिन इससे क्या फायदा क्योंकि ये साइकोपैथ तो उसकी लेग तोड़ने के मूड में है, मर्सी के नाम पर। इसे सुनकर योंग बॉम्ब को अपने पास्ट की याद आती है, कैसे वो कमजोरों को दबाता था। अब हालात पलट चुके हैं और वो खुद अपनी फिलॉसफी का शिकार है। गुस्से में वो एक और पावरफुल फिस्ट वर्ल करता है, लेकिन डॉयल उसे मेटिकुलसली इवेड कर लेता है। डॉयल एक और स्ट्राइक डॉज करता है, जबकि ब्लड लस्टेड योंग बॉम्ब पंच करता रहता है। हमारा लड़का बिल्कुल चिंतित नहीं है, ये सब उसके लिए बहुत ईजी है। वो एक नहीं बल्कि कई स्ट्राइक्स कैजुअली काउंटर करता है। योंग बॉम्ब पूरी तरह तबाह हो जाता है डॉयल के व्राथफुल लंच की फाइनल स्ट्राइक से। ह्यूमिलिएशन देखकर उसके लैकीज के पास शब्द नहीं बचते, वे स्तब्ध हैं। योंग बॉम्ब को खुद पर ही हकलाते हुए जमीन पर पड़ा देखते हैं। वो डॉयल की ओर देखता है जो उसे एरोगेंट नजरों से घूर रहा होता है। डॉयल योंग बॉम्ब से कहता है कि ये हाई स्कूल कुछ खास नहीं है। अपने दम पर कुछ करने में असमर्थ बॉल्ड हेड अपने लैकीज पर भड़कता है कि वे खड़े क्यों हैं। जोंग बॉम्ब उन्हें डांटता है और आदेश देता है कि हर कोई डॉयल को गिरा दे, लेकिन वे कैसे करेंगे जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने इतना ब्रूटल टेकडाउन देखा है। कुछ देर बाद उसका सीनियर जोंग चैन स्कूल हॉल से गुजरते हुए चिढ़ा हुआ होता है।
डीन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मानो वे जगह के मालिक हों, लेकिन ये लोग उसकी परवाह नहीं करते और उसकी दिशा से मुंह फेर देते हैं। डीन उन्हें बुलाता है, यहां तक कि इंसल्ट तक करता है। जोंगचैन पहले से पिस था और अब खेल खत्म करने के मूड में है। वो बूढ़े आदमी के पास जाता है और अपनी जेब से कलाई बाहर निकालता है, जैसे कुछ निकालने वाला हो। अचानक वो बूढ़े को पूरी ताकत से वेपन घोंप देता है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स शॉक में जम जाते हैं। जोंगचैन डीन को सख्ती से याद दिलाता है कि वो सिर्फ इसलिए अपनी मर्जी पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक टीचर है। अब हम्बल्ड होकर डीन जमीन पर गिर जाता है, उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है। जोंगचैन उस पर थूकता है। क्लाउन्स पर वापस ध्यान देने से पहले जो उसकी कॉल डिक्लाइन कर रहे हैं, वो हथियार अपने एक आदमी को दे देता है। उससे ऑर्डर करता है कि डीन को स्टैब करने का ब्लेम वो ले लें। वो इतना रुथलेस है कि अपनी पर्सनल एक्शंस के लिए अपने ही आदमी की बलि देने को तैयार है। जोंगचैन उस आदमी को ऑर्डर करता है कि हर व्यक्ति का फोन ले और पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर करे। इससे लगभग 3 साल की इंप्रिजनमेंट होगी, लेकिन जोंगचैन को परवाह नहीं क्योंकि उसे सेंटेंस फेस नहीं करना पड़ेगा। बस उसके डिस्पोजेबल लैकीज में से एक ही सजा भुगतेगा। रूथलेस डिलिंक्वेंट सीन से निकल जाता है और पर्सपेक्टिव वापस डॉयल की साइड पर आता है, जिसने जोंगबॉम को क्रिपल कर दिया है। बॉल्ड हेड को इतनी तकलीफ में भी हंसते हुए देखकर डॉयल सोचता है कि टॉर्चर और बढ़ाना चाहिए या नहीं। जोंगबॉम हंसते हुए याद दिलाता है कि डॉयल ने कितना बड़ा मिस्टेक किया उनके बॉस को चैलेंज करके। जाहिर है योंगबी के बाकी लैकीज भी कंफर्म करते हैं कि डॉयल के लिए अब सिर्फ इमिनेंट डेथ ही बची है, क्योंकि उसने हॉर्नेट्स नेस्ट पर वार कर दिया है और भागने की कोई जगह नहीं। डॉयल ऐसे एक्ट करता है जैसे ये बस उसके लिए एक नॉर्मल ट्यूसडे है और वो पीजी जॉल के बारे में पूछता है। जैसे ही वो पूछता है, अचानक से एक किक डॉयल के चेहरे पर लगती है। डोंगू अपने दोस्त के लिए चिल्लाता है जिसने उसे स्ट्राइक किया। वो जिंजू है जो गैंग में तीसरे रैंक पर है। डोंगो स्वार की शेयर फोर्स समझता है और रियलाइज करता है कि ऐसा अटैक डॉयल जैसे किसी पर काफी डैमेज कर सकता था, लेकिन सौभाग्य से पता चलता है कि हमारा लड़का फास्ट एज हेल है। उसकी रिफ्लेक्सेस ने उसे हेड पर लगने से बचा लिया। किसी चीज की परवाह किए बिना डॉयल अम्यूज होता है कि सामने वाला आदमी पीजी जॉल है या नहीं। मसल हेड ईगोमैनियक जिंजू मूर्तापूर्ण तरीके से कंफर्म कर देता है कि वही जीके है। जाहिर है डोंगू भी जानता है कि एक बेवकूफाना लाया है। सीन फ्लिप होकर बुसान जाता है, जहां बहुत सारी लाशें टॉर्चर के बाद लटकी हुई हैं। उनमें से एक रैंक 4 बॉस डेन है, वही बास्टर्ड जिसने इन लोगों को मैनेकिन्स की तरह सजा दिया है। वो किम डॉयल की आइडेंटिटी जान लेता है। ये इंप्लाई करता है कि अब मामला और ज्यादा रियल होने वाला है। वापस फाइट पर आते हैं, जिंजू और लेब्रॉन जेम्स के बीच। मसल हेड को सरप्राइज होता है जब उसका ओपोनेंट उस पर पानी स्प्रे करता है। वो एक वाइट पंच फेंकता है, सोचता है कि अटैक बैरी एलन पर कनेक्ट हो जाएगा। डॉयल उसे बुरी तरह ह्यूमिलिएट कर देता है, कपड़े से स्लिंगशॉट जैसा स्लैप मारकर। वो स्लैप भी निशान छोड़ देता है। बाकी लैकीज बिल्कुल कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि डॉयल बॉसेस की पिटाई विंडो वॉशिंग सेट से कर रहा है। वो एक ओवरवेलमिंग मसल बेहेमत है जो कॉम्पिटिटिव लिफ्टिंग में रिकॉर्ड रखता है। जिंजू फिर से अटैक करने के लिए लंजेस करता है। डॉयल आसानी से स्ट्राइक इवेट कर देता है, जिससे दीवार में निशान पड़ जाता है। फिर वो जिंजवी की किक डॉज कर देता है, जिससे जिंजू फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बैटल की भी जिंजू को असली गुस्सा इस बात पर है कि उसका अपोनेंट हवा जैसी रिफ्लेक्सेस से उसे अवॉइड कर रहा है, जैसे कोई मस्कीटो। जिंजू सोचता है डॉयल की एंडोरेंस घटिया होगी तो एक अटैक ही उसे गिरा देगा। शॉक तब होता है जब डॉयल कपड़ा घुमाकर उसके रिस्ट पर लपेट देता है और फिर एक जबरदस्त शार्प न्यूज के चेहरे पर मारता है। जिंजू स्टैगर हो जाता है, रियलाइज करता है कि उसका अपोनेंट डर्टी फाइट कर रहा है, हर हथियार का यूज कर रहा है अपर हैंड लेने के लिए। वो डॉयल को स्क्वीज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। दोनों के बीच फनी साइलेंस आता है। फिर डॉयल फिर से स्प्रे गन से उसे शर्मिंदा कर देता है। ये परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन बनता है। हमारा लड़का एक जॉ क्रशिंग पंच से उसकी आत्मा निकाल देता है। जिंजू सीधा जमीन पर गिर जाता है। हर वार के साथ मसल हेड अपना कूल खो रहा है। अब वो पैटी ट्रिक्स का शिकार नहीं होना चाहता, लेकिन बाकी की तरह वो भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर ओवर एक्सटेंड कर जाता है। डॉयल अपनी जैकेट को डिकॉय बनाता है, ओपोनेंट की विजन ब्लाइंड करता है और फिर एक शानदार एक्सटेंडेड साइड किक उसके चेहरे पर मारता है। और सच कहूं, अगर कोई मुझे ऐसे ह्यूमिलिएट करता तो इलॉन मस्क की मदद करके मार्स चला जाता और धरती छोड़ देता। अटैक जिंजू को पूरी तरह गिरा देता है। अपनी पैथेटिक हालत में वो डॉयल को इंसल्ट करता है, जो उसे बार बार मजाक बना रहा है, लेकिन डॉयल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आकर जिंजू के शरीर पर वही मारता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। ब्रूटल बीटडाउन जारी रहता है। हॉल में हर वार की आवाज गूंज रही है। फाइट खत्म हो जाती है। डॉयल ने कैजुअली एक मसल बेहेमत को स्ले कर दिया है और ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसने गैंग क्लियर कर दिया हो। जाहिर है बेचारा नहीं जानता कि उसने असली लीडर को नहीं बल्कि एक इम्पोस्टर को हराया है। उसके पास अभी और काम है। दिलचस्प बात है कि लोअर लेवल डिलिंक्वेंट्स को पता ही नहीं कि जीके दिखता कैसा है, तो वो भी सोचते हैं कि डॉयल ने उनके लीडर को गिरा दिया है। रेड जैकेट वाला फर्क जानता है और शॉक्ड है कि डॉयल इतनी मॉन्स्ट्रस एबिलिटी दिखाकर उनके स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को रुइन कर गया। डॉयल डोंगू की तरफ मुड़ता है और अपना स्पेशल फी मांगता है। इस बार माई लिटिल पोनी उसे याद दिलाता है कि उसने अभी बॉस को हराया ही नहीं। डोंगू बस मजाक कर रहा है। चलते चलते रेड जैकेट उस भय से नर्व स्ट्रक है जो उसने देखा। चलो
कुछ घंटे आगे चलते हैं और देखते हैं युन चैन की रिएक्शंस इस सिचुएशन पर। यकीनन आप सब डाइंग होंगे ये देखने के लिए आखिरकार ये साइकोपैथिक ब्लॉन्ड मेंटल ब्रेकडाउन में चला जाता है दो टॉप फाइटर्स को ऐसे लेड आउट देखकर। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स को डीन के हाल के स्टैबिंग इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। जोंग चैन रिस्पॉन्सिबल था और उसने सीन कॉज किया था। ये सुनकर डॉयल ध्यान से अपनी फूड मंच करता है और रियलाइज करता है कि अगर जोंग चैन ने इतना फियर्सली एक्ट किया तो जरूर उसने असली एजोल को नहीं हराया होगा। ये उसे कन्विंस करता है कि उसने फेक को गिराया था। दूसरी तरफ डोंगू सरप्राइज होता है कि डॉयल कैजुअली क्लासरूम में लंच कर रहा है, कैफेटेरिया की जगह। उनका छोटा झगड़ा दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट हो जाता है। डोंगो खुद को ब्लेम करता है कि डीन को हार्म उसी के वजह से हुआ। आखिर वही था जिसने येलुंग गैंग से लड़वाई करवाई, डॉयल की स्ट्रेंथ यूज करके। स्टूडेंट्स डीन से मिलने और उनकी हालत चेक करने का फैसला करते हैं। डोंगो गिल्टी है लेकिन चाहता है डॉयल भी चले। इस आदमी को स्कूल प्रिंसिपल की कोई परवाह नहीं। लेकिन डोंगो विम्प है और अकेले नहीं जाना चाहता। मीना अपनी गर्वेशियस बॉडी को बार्गेनिंग चिप बनाकर डॉयल को मनाने के लिए तैयार होती है। डोंगो पूछता है कि वो एनिमे क्लब में लूजर्स के साथ ऐसे आउटफिट में क्यों घूम रही है। पता चलता है कि वो बस डॉयल के लिए यहाँ है। ये लड़की हमारे लड़के के लिए बुरी तरह डाउन बैड है और खुद को रोक नहीं पा रही। यही वजह है उसने एनिमे क्लब ज्वाइन किया था। मजेदार बात यह है कि डॉयल सीधा उसकी कनपटी पर गन रख देता है। उसे पता है ये लड़की स्ट्रीट्स की है, लेकिन वो फ्रीकी है और उसे किंग की तरह लेती है। गन सच में असली है और डॉयल खुश है कि उसके क्लासमेट्स हथियार इंस्पेक्ट कर सकते हैं अगर वे उसके लिए पैसे दें। डोंगू भी इस रिडिकुलसनेस से तंग आकर फोर्थ वॉल तोड़ देता है और शॉक शेयर करता है हॉस्पिटल सीन पर। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। डीन को कुछ दिन आराम करने को कहा जाता है। सौभाग्य से उसकी इंजरी गहरी नहीं थी। जिम्मेदार हेडमास्टर होने के नाते वो आराम नहीं कर सकता जब उसके स्कूल में इतना काम है। वो उन्हें बताना चाहता है कि वो एक हफ्ते में वापस आ जाएगा। ये सुनकर उसकी वाइफ याद दिलाती है कि उसे वॉक ऑफ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे क्लियरली हेल्प की ज़रूरत है। वैसे डोंगू मीना के साथ प्रिंसिपल को चेक करने आया था। दुर्भाग्य से वो बैडी बस डॉयल की परवाह करती है जो उनके साथ आया ही नहीं और तीसरी फ्लोर से टॉम क्रूज की तरह कूद गया। मीना गुस्से में कहती है कि हॉस्पिटल बेकार है अगर यहाँ ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है। हाँ, मैं कन्विंस्ड हूँ ये लड़की सिक है और 69 रेड फ्लैग्स एक इंसान में। डोंगू भी सोचता है कि वो रिडिकुलस हो रही है। वो उसे कहता है कि अगर मजाक करने आई है तो घर चली जाए, लेकिन मीना के पास गट्स है उसे अनोइंग कहने का। डोंगू दरवाजे का हैंडल पकड़ लेता है जब वो डीन को अपनी वाइफ से बात करते हुए सुनता है। वे अपनी 2 दशक की हार्टी मैरिज के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब है कि वो जानती है अगर वो दर्द में है। हमारे लड़के की बात करें तो उसने भी साथ चलने का फैसला किया। डीन के साथ एक एनकाउंटर याद करते हुए जब वो मुसीबत में फंसा और पनिशमेंट मिली, लेकिन जब डीन को पता चला कि डॉयल सिर्फ अपनी माँ और बहन के साथ रहता है और घर का अकेला मर्द है, तो उसने किड को अपनी फ़ोन नंबर देकर छोड़ दिया और वादा किया कि ज़रूरत पड़ने पर हेल्प करेगा। ये जेस्चर डॉयल को छू गया क्योंकि डीन चाहता था कि वो नॉर्मल हो और अपनी यंग एज में एनर्जेटिक लाइफ जिए। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है प्रिंसिपल के कैरेक्टर को जिस तरह से स्टोरी हैंडल कर रही है। ये हार्ट वार्मिंग है। और अब हम हॉस्पिटल में हैं। डॉयल थोड़ा परेशान है और जल्दी जाना चाहता है। जैसे ही वो डीन के रूम के पास आता है, वो देखता है कि डोंगू और मीना पेशेंटली वेट कर रहे हैं। अंदर डीन एक बच्चे की तरह रो रहा है दर्द में। एक अडल्ट होने के नाते वो नेचुरली शर्मिंदा है इतना वल्नरेबल और वीक होने पर। उसकी वाइफ उसे कंफर्ट करती है। डीन कहता है कि वो अपनी स्टूडेंट्स के सामने एम्बैरेस्ड या वीक साइड शो करने का रिस्क नहीं उठा सकता। जोंग चैन द्वारा इंसल्ट करने के इंसल्टिंग वर्ड्स, जबकि वो थक को रोक नहीं सका, उसे हॉन्ट कर रहे हैं। डोंगू, मीना और डॉयल ये कॉन्वर्सेशन पूरी अटेंशन से सुन रहे हैं। ये आदमी स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहा था और बदले में उसे सिर्फ एक वूंड मिला। डीन खुद को फेलियर मानता है, आंसू बहाते हुए और अपना चेहरा छुपाते हुए। हार्टफेल्ट मोमेंट्स वहीं खत्म होते हैं और सीन ट्रांजिशन होता है हॉरिफाइंग सीक्वेंस में। शिकॉल, असली वाला, गुस्से में है कि एक ट्रबल मेकर ने इतना बड़ा ट्रबल कर दिया। योंगचैन उसके सामने पप्पी की तरह कांपता है, पूरी तरह मानता है कि अपनी फेलियर्स के लिए वो डेथ डिजर्व करता है। वो बस एक और चांस चाहता है अपनी गलतियों को सुधारने का। लेकिन जिगॉल फिनिश्ड है। उसे नहीं लगता जोंगचैन अपनी बात पर सीरियस है, क्योंकि अगर होता तो अब तक डॉयल की बॉडी खींच लाया। और अब ग्रुप पनिशमेंट का वक्त है। जोंगचैन दहाड़ता है कि वो किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार है, बॉस जो भी डिमांड करें। वे वर्ड्स जेके के लिए म्यूजिक हैं, जो उसे इम्पॉसिबल काम देता है, 10 मिलियन पर वीक स्कोर करने का। जोंगचैन इतना टेरिफाइड है कि उसे इस रिडिकुलस काम की समझ भी नहीं, बस डायरेक्ट ऑर्डर मान लेता है। किम डॉयल के लिए जो उनकी राहों में कांटा बना है, जिगॉल चाहता है कि जोंगचैन अपनी गलती सुधारने के लिए उसे ले आए। फाइनल शॉट में हमें इलोंग हाई बॉस गियोल का फेस दिखता है गेमिंग आर्केड में।
डॉयल शॉट्स मार रहा है जैसे प्रोफेशनल। मीना प्रैक्टिकली स्क्वार्म कर रही है उसे कुछ भी करते देखना, जबकि डोंगू उस पे बैकएंड स्टोरी बताता है कि कैसे उसने डम्बास का टाइटल अर्न किया हर किसी से जिसने उसे बुली किया। हालांकि डोंगू ने आखिरकार चीजें एक्सेप्ट कर ली और मान लिया कि वो क्लाउन से ज्यादा कुछ नहीं। डॉयल किलिंग इट कर रहा है जबकि मीना उस पर फैनगर्ल कर रही है। डोंगू का छोटा रैंट दोनों इग्नोर कर देते हैं। मीना इसे डेट की तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन डॉयल सीधा उसे गेट लॉस्ट कह देता है। ये आदमी उसे अपने पास नहीं आने देगा। डीन की बातों को याद करते हुए डोंगू उन्हें याद दिलाता है कि सेंसिटिव मोमेंट में ऐसे रिलैक्स करना रिडिकुलस है। उसे याद आता है जब उसने डॉयल को रिक्रूट किया था अपना काम करवाने के लिए, हालांकि उसका नतीजा अब दिख रहा है क्योंकि वो भी उतना ही ब्रूट है जितने बाकी डोंगू ग्रुप से। चेकआउट कर देता है ये रियलाइज करते हुए कि डॉयल से हेल्प मांगना बेकार है, क्योंकि वो तो स्मॉलेस्ट चीज के लिए भी चार्ज करने वाला है। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला होता है हमारा लड़का उसे रोक देता है, जिससे उसे फेंटेस्ट होप मिलती है कि शायद ये बंदा सच में केयर करता है। एब्सोल्यूट हिलेरियसनेस में डॉयल बस यही पॉइंट आउट करता है कि वो उसका लंच बॉक्स स्नैच कर रहा है। डोंगू एक लाउजी टेम्पर टांट्रम टेक देता है, डॉयल को रिमाइंड करते हुए कि उसी ने इसके लिए पे किया था। सीन वही एंड होता है और हम ट्रांजिशन कर जाते हैं गैंग मेंबर्स की तरफ जो डॉयल के अपार्टमेंट की तलाश में एक्टिव हैं। लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लें वो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी को उसका एग्जैक्ट एड्रेस पता ही नहीं है, जिससे गैंग युग के लिए उसे सर्च करना ट्रिकी हो जाता है। बेचारा अपनी किस्मत पर तरस खा रहा है कि हमेशा उसे वर्स्ट जॉब्स ही मिलती हैं, जबकि उसका उनसे कुछ लेना देना ही नहीं होता। तभी फैट बास्टर्ड उसके पेट में पावरफुल फिस्ट बॉल कर देता है, जिससे वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। बारिश जारी रहती है और बीटिंग भी। फैटी चाहता है कि ग्युक डॉयल के फ्रेंड से कांटेक्ट करे ताकि उसके लोकेशन का कोई लीड मिल सके। वो गैंग्युक के सिर पर बैश करता रहता है, उसे यूजलेस मट कहकर। इस पॉइंट पर गैंग्युक कॉन्टेम्पलेट करने लगता है, सोचते हुए कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया जो उसे यह बीट डाउन डिजर्व हो। सीन अनफोल्ड होते ही लोग शॉक में खड़े रहते हैं। जोंग चैन उनके पास से वॉक करता है, उसके अंडरलिंग्स क्राउड को बज ऑफ करने और आगे बढ़ने को कहते हैं। गैंग युग को एक हैवी अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर वो 60 मिनट्स के अंदर डॉयल को इसी जगह नहीं लाता तो घर एक पीस में नहीं लौटेगा। और हाँ, वन पीस सच में रियल है, रिजॉइस फैंस। गैंग युग अनफेयर रियलिटी पर सवाल करता है, उसकी आईज टीयर से भर जाती हैं। लोग बस स्पेक्टेट कर रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस कॉल करके उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। उन्हीं लोगों में डोंगू भी है जो गैंग युग से आई कॉन्टैक्ट करने से डर रहा है। जैसे ही उसकी नज़र डोंगू से मिलती है वो स्टटर करता है और उसका नाम लेकर डिक्लेयर करता है कि ये पुअर गाय डॉयल का सबॉर्डिनेट स्लेव है। डोंगू का फेस साफ नजर आ रहा है कि वो टूट चुका है, जानते हुए कि अब क्या होने वाला है। और वह सच में हो भी जाता है, क्योंकि गैंग मेंबर्स डोंगू को बुरी तरह बीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी लॉयल फ्रेंड बनकर वो डॉयल का लोकेशन रिवील करने से रिफ्यूज करता है। जोंग चैन कमजोरों को इतनी रेजिस्टेंस करते देखकर डिस्गस्टेड हो जाता है। वाइड आइड और सीरियस जोंग चैन डोंगू को उनके डीन वाली याद दिलाने के लिए ब्लेड उठाता है। वो उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, रिमाइंडिंग हिम व्हाट ही डिड टू देयर डीन। अचानक बिलोवेड डीन की वीपिंग मेमोरी उसके दिमाग में फ्लैश हो जाती है। जोंग चैन बताता है कि उन्हें बस डॉयल से मतलब है, जब तक वो उसे बुला सकता है तब तक सब ठीक है। इनोसेंट विक्टिम उसकी जान नहीं बचा सकता। हेल्पलेस सिचुएशन में पड़े डोंगू की मेमोरीज उसे ले जाती हैं उस वक्त जब उसके पिता ने उसे इंसल्ट किया था वीक होने के लिए, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। वही वर्ड्स अब जोंग चैन रिपीट करता है, प्रॉमिस करते हुए कि अगर वो डॉयल को बुला ले तो उसकी जान बख्श देगा। आखिरकार मुंह खोलते हुए डोंगू डिक्लेयर करता है कि वो इडियट नहीं है। उसके वर्ड्स गैंग के सब लीडर को बैफल कर देते हैं। डोंगू रिपीट करता है, रिवील करते हुए कि असली क्लाउन तो जोंग चैन का ग्रुप है। इतना प्रोवोकेटिव सुनकर गैंग युग और ज्यादा पागल हो जाता है। जोंग चैन सबसे सिनिस्टर लाफ हंसता है, जैसे ही अब तक का फनीस्ट जोक हो। उसे पॉइंट क्लियर करने के लिए वो डोंगू की नाक पर स्लैश कर देता है, जिससे उसे तेज दर्द होता है और वो चीख उठता है। तुरंत बाद जोंग चैन उसका फेस पकड़ लेता है, कोल्डली रिमाइंड करते हुए कि उसकी पोजीशन क्या है। वो उसे गार्बेज से ज्यादा कुछ नहीं समझता जिसे फ्लैटन करना है। डोंगू हिम्मत जुटाता है, उसकी वीकनेस को रोकने के लिए जोंग चैन का हाथ पकड़ लेता है। अपने स्कूल के सारे हॉन्टेड बीटिंग्स के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरा जोंग चैन सोचने लगता है कि शायद ये डेफ है या कोरिन समझता नहीं। उसे फर्क दिखाने के लिए जोंग चैन एक पावरफुल पंच मारता है और डोंगू गिर जाता है। समय गुजरता है, लेकिन गैंग युग सोच रहा है कि डोंगू की ये सडन ब्रवाडो कहाँ से आ रही है। आखिर उसकी रेजिस्टेंस सिर्फ सफरिंग लाएगी। फिर भी वो अपने दोस्त के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने से अनरिलेंटिंग है। जोंग चैन डोंगू को इतना बीटडाउन देकर थक जाता है। अब वो नॉकआउट पड़ा है, कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कि उसे फर्क नहीं अगर उठने के बाद उसका मुंह फाड़ना पड़े, वो बस डॉयल की इन्फॉर्मेशन चाहता है। इंट्रीगिंगली डोंगू अभी भी अलाइव और कॉन्शियस है। ये बंदा शायद डेथ विश लेकर बैठा है, क्योंकि इसने ब्रेव होने के लिए सबसे गलत दिन चुना है। रूथलेस गैंग बॉस को एड्रेस करते हुए वो जुंग को बास्टर्ड बुलाता है, उसे उसकी स्कूल में दी गई पेन याद दिलाते हुए। वो उन्हें रॉन्ग डूअर्स कहता और पूछता है कि हमेशा वीकर लोग ही इडियट्स क्यों कहलाते हैं। असली परपेट्रेटर्स में मेस किया
पनिशमेंट डिजर्व करते हैं वो लोग। गैंगजूक अपना फेस पिंच कर रहा है जानते हुए कि ये किड स्नॉटर होने वाला है अगर और यापिंग करता रहा तो। वो कहता है कि उनकी लाइफ्स परफेक्ट होती हैं अगर गैंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। पॉइंटिंग टू जोंग चैन वो उसे हर मेस का रूट कहता है और रोरिंग करते हुए कि इस पूरे मेस्ड अप गैंग में हर कोई इडियट है। उसकी लाउड एडमिशन को जोंग चैन एक्नॉलेज करता है और ब्लेड निकालकर डोंगू की ऑडासिटी पॉइंट आउट करता है। फुल स्पीड में वो वेपन ड्रॉ करता है और डोंगू को फेस डाउन पिन कर देता है, सोचते हुए कि उसकी आइज निकालना काफ़ी होगा उसे सिखाने के लिए। ग्यूक जानता है कि अब वापसी नहीं है। जब जोंग चैन उसका आई स्लैश करने के लिए लंच करता है, उसका अटैक अचानक रुक जाता है। शॉकिंग फेस देखकर याद है वो गन जो डॉयल प्राउडली दिखा रहा था। टर्न्स आउट कि वो बस एक फेक गन थी जो डोंगू ने उसे दी थी वार्निंग मैसेज के साथ। पॉइंट यह है कि इस आदमी ने सच में बिना हेजिटेशन जोंग चैन को शूट करने की कोशिश की थी। मेन मैन यहाँ है और फैटी तुरंत उसे पहचान लेता है, जबकि जोंग चैन ब्लड ब्लस्टेड स्टेट में प्रेडेटर की तरह है। डॉयल डोंगू को एड्रेस करता है और समझता है कि उसने उनके फोन्स क्यों स्विच किए। अनफॉर्चुनेटली उसका फोन पूरी तरह क्रैक हो चुका है और डॉयल फ्रीक शो जोंग चैन को कल्प्रिट पहचान लेता है। वो अपना डिलिशियस लंच बॉक्स भी जमीन पर एनहाइलेटेड देखता है। डॉयल सिचुएशन को क्रिटिकल मानता है, ना कि इसलिए कि उसका दोस्त अपनी आंख खोने वाला था, बल्कि इसलिए कि उसका प्रेशियस लंच बॉक्स खो गया। थ्रिल्ड होकर अनोइंग पेस्ट से फेस टू फेस होने पर जिसने उसे इतना ट्रबल दिया, जोंग चैन याप करता है और ध्यान ही नहीं देता कि डॉयल फुल स्पीड से ब्लिट्स कर रहा है। वो इतना फास्ट है कि उसके पंचेस से लगता है कि जोंग चैन का बॉडी वेपराइज हो गया हो। डॉयल कामली सिचुएशन हैंडल करता है, सिर्फ अपने लंच बॉक्स का बदला लेने की परवाह करते हुए। कहानी साइड टैंजेंट पर चली जाती है सिमदोंग गोल्डन कैरियोके बार इंसिडेंट की तरफ। कल्प्रिट्स थग्स का एक ग्रुप था जो सिमदोंग टेरिटरी पर रूल करता था। गैंग का नाम था हॉट ब्लडेड मैन। ये एक नया गैंग था जो गर्ल्स को यूज करके पुलिस ऑफिसर्स को लॉबी करता था, जिससे पुलिस कभी उनके खिलाफ इंटरवीन नहीं करती। शॉर्टली बाद इस ग्रुप को एनहाइलेट कर दिया गया रूथलेस इंसान के हाथों। उनके लीडर ली हूल बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे जब ये हुआ। इवेंट में ग्रुप के मेन 21 मेंबर्स थे सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन एक इंट्रूडर अंदर आया और सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ एक आदमी ने लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज दी और रिस्पॉन्सिबल था एक साइकोपैथिक 13-year-old बॉय। एक्सट्रीम एरोगेंस और डिस्गस्ट उसकी आइज में थी। वो लड़का था खुद जोंग चैन। उस वक्त बिलीव करना इम्पॉसिबल था कि एक मेयर 13-year-old इतने सारे गैंग मेंबर्स को हरा सकता है जिन तक पुलिस भी नहीं पहुंच पाती। 21 लोग एक ही इंसान के हाथों स्मैश्ड हो गए। शॉर्टली बाद उसकी क्रूअल स्ट्रेंथ की रूमर सोल में फैल गई और हर किसी ने जिसके बारे में सुना उसे एक निकनेम दे दिया उसकी रूथलेसनेस के लिए, डीमनिज्म जोंग चैन। और वही जोंग चैन इस वक्त इतना टेरिफाइड है कि वो पावरलेस लग रहा है। उसे वन साइडेड बीट डाउन मिल रही है, ओपोनेंट से कॉम्बैट करने में असमर्थ। वो सोचता है कि डॉयल ने उसे ड्रग कर दिया है क्योंकि वो इन्विजन नहीं कर सकता कि वो डॉल जैसे नोबडी से हार सकता है। शार्प स्टाइप के लिए एमिंग करते हुए जोंग चैन का अटैक मिस हो जाता है। डॉयल एफर्टलेसली डॉज कर देता है, ब्लेड फ्लिक करके उसे ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश करता है। जोंग चैन वाइड स्विंग करता है लेकिन वो भी वेड हो जाता है, जिससे उसकी डिस्ट्रेस बढ़ जाती है। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन डॉयल उसे रेस्टिंग फेस से देख रहा है, जैसे पूछ रहा हो डन येट किड। डॉयल एक सोल शैटरिंग अपर कर देता है इस बास्टर्ड की जॉ पर। अटैक जैसे जोंग चैन आते हुए देख भी सकता था, फिर भी डॉज नहीं कर पाया। स्टैंड बनाए रखते हुए जोंग चैन रिफ्यूज करता है गिरने से। उसका एक्सप्रेशन सिकली और घोस्ट लाइक लगता है। उसे बस यही परवाह है कि डॉयल ने उसके साथ क्या किया। एक वाइनी लूजर की तरह जो सोचता है फेयर फाइट में वो बेस्ट होता। डॉयल के अटैक्स ने उसके रिब्स पर डैमेज किया, जिससे जोंग चैन एगनी में वेल करता है अपने साइड्स पकड़कर। डॉयल उसे बस एक वाइनी किड समझता है जो शटअप नहीं कर सकता, उसे वही ट्रीटमेंट देता है जो उसने दूसरों को दिया था। डॉयल ब्लैंकली कहता है कि ये उसकी गलती नहीं कि जोंग चैन पैथेटिकली वीक है। ये सिंपल फैक्ट है जिसे उसका ओपोनेंट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और इसका कारण ये है कि जोंग चैन ने कभी अपनी जिंदगी में इनफ बीटिंग नहीं खाई ताकि हम्बल हो सके। इसलिए डॉयल यहाँ उसे लेसन सिखाने आया है, एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह जो स्टूडेंट को डिसिप्लिन करने वाला है। जोंग चैन का एक्सप्रेशन टेरर में बदल जाता है, लेकिन फिर भी वो स्टूपिडिटी में अटैक करने डैश करता है। डोयो कैजुअली उसके पंच को डॉज कर देता है अपनी सिग्नेचर स्पीड से, फोर्सिंग जोंग चैन को किक मारने पर। डॉयल राइट में डक करता है और अटैक इवेट कर देता है, फिर काउंटर करता है एक सिंगल लेफ्ट हुक से जो उसका ओपोनेंट माइल्स दूर से आते देख सकता था, लेकिन फिर भी अवॉइड नहीं कर पाया। डॉयल उससे पंचिंग बैग की तरह नॉक कर देता है, एक्सट्रीम रिकॉयल खाते हुए। ब्लॉन्ड अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल करता है। वो सिचुएशन कंपेयर करता है जैसे गन एम कर रहा हो। भले ही जोंग चैन जानता है कि बुलेट फायर होने वाली है, लेकिन वो इनक्रेडिबल स्पीड पर रिएक्ट नहीं कर पाता। डॉयल अपनी गॉड लाइक स्पीड से और पंचेस मारता है। जोंग चैन स्टैगर हो जाता है, फुटिंग बनाए रखने की कोशिश करता है पॉज लेकर। डॉयल इम्प्रेसिवली रिमार्क करता है कि वो क्लियरली किसी स्ट्रॉन्गर इंसान से लड़ रहा है, क्योंकि जोंग चैन उसके पंचेस अभी तक खा रहा है। ये ट्रू हो सकता है, लेकिन जोंग चैन की कंडीशन ही उसकी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। वो इंजर्ड डॉग की तरह है जिसे पुट डाउन करना चाहिए उसकी सफरिंग रोकने के लिए। बेशक ये डॉयल के लिए अच्छा है जो इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहा है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर अगला पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए देखते रहिए अराइज मांगा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।